नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली टीवी। मैं हूं आपके साथ अंडाराम बिश्नोई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 का रिजल्ट की खबर आपने अगर देखी है या फिर सुनी है तो आपने मुक्ता राव जी का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं RS 2018 के टॉपर रहे मुक्ता राव जी की। और इस वक्त हमारे साथ मैडम खुद मुक्ता राव जी जुड़ी हुई है। मैम, सबसे पहले तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए समय निकाला। थैंक यू बिश्नोई सर। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके ऑडियंस से रूबरू हो पा रही हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। जी जी मैम। मैम, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि वह क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि आपको RS की तैयारी करनी चाहिए? क्या आपको उस वक्त ये एग्जाम कठिन नजर आ रहा था क्या? सर, एग्जाम तो ऑफ कोर्स जैसे कि सब लोग कहते हैं कठिन है, पर मुझे टर्निंग पॉइंट के रूप में मैं कहूंगी कि पिताजी का द्वारा दिया गया मोटिवेशन और इनफैक्ट उनके द्वारा दिया गया ये आश्वासन कि बिटिया तुम तैयारी करो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी रिसोर्स की कमी नहीं होने देंगे, तुम्हें किसी गाइडेंस की कमी नहीं होने देंगे, तुम्हें पूरा सहयोग मिलेगा। पर हम चाहते हैं कि हमारी बहू जो है वो RS बने और समाज के लिए कुछ कर पाए, हमारा नाम रोशन कर पाए। तो मुझे लगा कि वो एक इम्पोर्टेंट स्पार्क था। भावनाएं तो सर कहीं ना कहीं सभी के मन में होती हैं कि इसका हिस्सा बने, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने। और इनफैक्ट काफी साल काम करने के बाद में ये भी फील होता है कि जैसे अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ये भी लगता था कि कुछ तो ऐसा करके जाएं जिससे सोल सेटिस्फाइंग काम हो। तो बस पिताजी ने स्पार्क दे दिया, हमने शुरू कर दिया। हाँ, पढ़ाई के मामले में मैं कहूंगी कि एग्जाम मुश्किल नहीं है सर जी। मुश्किल तो ये है कि हम हौसला नहीं रख पाते, हम हार जाते हैं, बीच में एग्जाम छोड़ देते हैं, करेज नहीं रखते। ऐसे बहुत सारे मेरे साथी थे जिन्होंने मेंस पेपर में पेपर 1 दिया और शायद उनको लगा कि मेरे अनुरूप नहीं है तो उन्होंने पेपर 2 नहीं दिया, और जब फर्स्ट डे आए थे वो सेकंड डे आए ही नहीं। बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने 2 पेपर छोड़ दिए जी। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि ना इस तरीके से तो हार नहीं माननी चाहिए, कम से कम लिख के देखें और बाद में सेल्फ इवेल्युएट करें कि क्या कमी रह गई और फिर से सुधार कर ले। जी 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 मैम, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि RS की तैयारी के दौरान किस तरह से पढ़ना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर जो RS की तैयारी करते हैं उनके मन में सवाल रहते हैं कि आखिर टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। तो आपका क्या टाइम टेबल रहता होगा, आपका क्या एक शेड्यूल रहता होगा, कुछ बताना चाहोगे मैम? अच्छा, जब भी समय मिला उसको यूटिलाइज कर लिया। जब भी जैसे वॉक कर रहे हैं, बच्चे को उसको क्रिकेट खेलने का मन है, उसने कह दिया मम्मा चलो क्रिकेट खेलते हैं। मैं बॉलिंग करना ही पसंद करती थी क्योंकि वो ऐसा काम है जिसके लिए वो खड़ा खड़ा करता रहे और मैं कानों में लगा करके अपने ईयरपॉड्स कुछ न कुछ ऑडियो नोट सुनती रहती थी। तो ये समय का यूटिलाइजेशन था, बच्चा भी खुश, मैं भी खुश। दूसरा, किचन में काम करते वक्त मैंने बहुत वीडियो सुने हैं, देखे नहीं, मेरे खुद के ऑडियो नोट्स बनाए, उनको सुना। तो ये तो मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज था कि मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि तैयारी करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले ये देखें कि हमें पढ़ना क्या है। हम सिलेबस से इतर तो नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से RPSC ने इसका सिलेबस डिजाइन कर रखा है, सबकी बुलेट पॉइंट्स लिखी हुई हैं। उस बुलेट पॉइंट से संबंधित राजस्थान अध्ययन की या राजस्थान बोर्ड की जितनी भी किताबें हैं उनमें जो कंटेंट है उसको रेफर कर लीजिए। आपको लगता है थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने की जरूरत है तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें पढ़ लीजिए, और मुझे लगता है इतना काफी सेटिस्फाइड होगा आपके लिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ा उसको डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लिखिए। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि मैंने अपनाई है। और बच्चे के स्कूल जाने के बाद में मुझे 4-5 घंटे मिलते थे, उनको मैंने परफेक्टली इस्तेमाल करने की कोशिश की। उस टाइम मैंने पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया। 1 घंटा पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, फिर 1 घंटा पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक दे दिया। ऐसे करके मैं 4 तो कम से कम एक स्लॉट लेती थी जिनमें लगातार पढ़ती थी। जी मैम, ज्यादातर स्टूडेंट के मन में रिवीजन को लेकर सवाल रहते हैं कि रिवीजन कैसे करें। तो आप मैम रिवीजन कैसे करते थे? मतलब किस अंतराल पे, 1 वीक में या फिर कोई 2 हफ्ते में? सर, इसके लिए भी मैं सभी छोटे बहन भाइयों को जो एस्पायरेंट्स उनको कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप ना किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़िए, उस सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक को कम से कम 2 बार पढ़िए। जब मैं कह रही हूँ कि सिर्फ पढ़िए मतलब सिर्फ रीडिंग कीजिए। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लगता है कि चलो मान लीजिए इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो साथ में नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं खुद के, और फिर वो नोट्स इतने होते हैं जो किताब में लिखा हुआ उसी कॉपी आपके नोट्स हो रहे होते हैं। तो उसको तो इसका मतलब किताब छापने फायदा क्या है उसका। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज
कम से कम 2 रीडिंग जरूर दीजिए अपने इस पूरे उसको, और उसके बाद में आप तीसरी रीडिंग में अंडरलाइन कीजिए उस कंटेंट को जो आपको याद नहीं है, 2 रीडिंग में भी याद नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया जी और फिर चौथी रीडिंग में सिर्फ उसी को पढ़िए जो आपने अंडरलाइन किया था जी और फिर अलग कलर का पेन लेकर के हाईलाइट कर लीजिए जो आपको इसमें से नहीं याद है जी और फिर इस टाइप की 3-4 स्क्रूटनी करने के बाद आप मुश्किल से हर किताब में से 5, 6, 10, 11 पन्ने बचते हैं जो जी लगता है कि इसमें से याद नहीं है, उनको एक अलग पन्ने पे लिख करके उस किताब को साइड में रख दीजिए, उसको कभी नहीं हाथ लगाना है आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपने उन पन्नों में लिख के 10-11 पन्नों में लिख लिया है। जी जी तो ये स्ट्रेटेजी मैं अपनाती थी और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कितने अंतराल पे पढ़े, तो सर इसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है। जी जैसे आपने आज जो पढ़ा है उसका आपको सिर्फ कल 35% याद रहेगा, जी मैम लेकिन यदि आपने जो आज पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो 80% याद रह जाता है, और जो आपने कल सरसरी निगाहों से देखा उसको 7 दिन बाद दोबारा एक बार सिर्फ पन्ने पलट के देख लेते हैं तो उसका रिटेंशन जो और बढ़ जाता है। तो जी मैं ये मैम कहूंगी कि स्लॉट्स बना लीजिए, टाइम टेबल लिख लीजिए, कैलेंडर आपके सामने चिपका हुआ हो और उस पर लिख लीजिए कि आज मुझे इसका तो रिवीजन करना है, इसको थोरली पढ़ना है। जी वरना ऐसा होगा आपने एक आज पढ़ लिया और 2 महीने बाद उठा के देखा तो लगेगा मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बैक फ्रॉम जीरो। बिल्कुल जी मैम। आरएस हमें ये देखने में मिलता है कि बहुत ज्यादा ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें कई बार ये भी होता है कि स्टूडेंट डिमोटिव भी हो जाते हैं, निराशा की भावना भी उसमें आती है। तो मैम इसमें इस दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे, पॉजिटिव अप्रोच है वो कैसे रखे, आप कैसे रखते थे इस दौरान? सर ये तो हाँ ये थोड़ी सी विडंबना है कि यहाँ राजस्थान में ऑलमोस्ट सारी भर्तियां कोर्ट में ले जाई जाती हैं अभ्यर्थियों के द्वारा भी, और हो सकता है शायद कोई प्रक्रियात्मक चुनौतियां भी रही, जी लेकिन एक भर्ती जो 3-4 साल ले लेती है उसमें कई ऐसे मौके आते हैं जब थोड़ा मोटिवेशन, और ये तो मानव स्वभाव भी है जी कि मैम कभी हम बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं और कभी बहुत लो फील कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय पे जब जिस दिन भी आपको ऐसा लगे ना मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं तो चॉकलेट खाती थी, गाने सुनती थी, जी थोड़ी देर खेल लेती थी, जी और इनफैक्ट जब ऐसा लगे कि रिजल्ट ही निरस्त हो गया है तो कोई बुराई नहीं है, कमरा बंद करके 10 मिनट जोर से झाड़ी मार के रो लो, फिर वापस अपने आप को समेट लो, मुंह धो लो और रीस्टार्ट कर लो, जी क्योंकि खुद से कमिटमेंट किया है कि ये काम करना है, उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाइए, तभी आप उसमें 100% दे पाएंगे। जी 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 तो बिल्कुल मैम। मैम एक सवाल ये भी रहता है खासकर जो तैयारी करते हैं कि मतलब जो टॉपर्स होते हैं क्या उनका पहले से टारगेट फिक्स होता है कि हमें टॉप करना है, या फिर उनका सिर्फ यही टारगेट होता है कि सिलेक्शन लेना है? क्या आपको पता था कि आप टॉप करोगे, मतलब उस हिसाब से आपकी तैयारी थी, या मैम क्या था ये? तैयारी नो डाउट मैंने बहुत जी जान लगाई है इस एग्जाम के लिए, मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स लिखे हैं जी लेकिन मैं टॉप करूंगी इसका अंदाजा मैं कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि हमने हमारा सर्वश्रेष्ठ दिया है, लेकिन इसी क्या गारंटी किसी और ने मुझसे अच्छा नहीं दिया, क्योंकि इट्स एक रिलेटिव एग्जामिनेशन, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये मुझे ये बिल्कुल विश्वास था कि मुझे रैंक अच्छी मिलेगी, मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं और मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था जी मैम। पर मैंने रैंक 1 की उम्मीद तो सर्टेनली नहीं की थी, और ये मिला है तो तब से मैंने 3-4 बार अपना रोल नंबर चेक किया क्या ये सच्ची में मेरा ही रोल नंबर है। जी 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 बिल्कुल मैम। एक सवाल और रहता है कि कोचिंग को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। क्या आपको क्या लगता है कोचिंग का कितना रोल होता है? क्या आपने भी कोचिंग ली थी क्या मैम? सर मेरे पहले प्रयास में मैंने कोचिंग ली थी 2016 वाले प्रयास में, क्योंकि मैं 1996 में मैंने 10th पढ़ी थी जी जी, और तब मेरा ह्यूमैनिटी से बिल्कुल नाता छोड़ दिया था मैंने। 2016 2099 20 साल निकल गए थे सर। जी 20 साल बाद में ह्यूमैनिटीज को फिर से पढ़ने के लिए थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता थी जी और 4 सितंबर 2016 को मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी, तो मैं घर में रहकर के अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा माहौल बदलेगा, बाहर निकलूंगी माहौल बदलेगा, तो कोचिंग ने मुझे दोनों ही मामलों में हेल्प करी कि मेरा माहौल भी बदला और मुझे एक स्टार्ट मिल गया। जी मैं किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह करके मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कोचिंग आपको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उसमें चलना आपको है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और चूंकि कोचिंग में हर साल हजारों बच्चे आते हैं और सबको सेम ही कंटेंट पढ़ाते हैं, तो उनमें से अपने आप को अलग रखने के लिए आपको सेल्फ प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी मैम। वो आपके मार्गदर्शक हैं, नो डाउट वो हेल्प करते हैं, लेकिन वो 10,000 बच्चों की एक साथ हेल्प कर रहे हैं,
जी मैम। उन 10,000 बच्चों में से अपना स्थान बनाए रखने के लिए आपको औरों से ज्यादा अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी सिर्फ जी कोचिंग के भरोसे मत रहिए। जी जी मैम। मैम, जो अभी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, यानी जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और जो अभी कर रहे हैं, तो उन दोनों को क्या टिप्स देना चाहोगे मैम आप? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप प्लीज एक ही रिसोर्स को फॉलो करें, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। जी। हम एक कंटेंट को 5 किताबों से पढ़ते हैं तो हमें 10% भी याद नहीं होता, लेकिन अगर हम एक ही कंटेंट को 5 बार पढ़ लेते हैं तो वो हमें कंठस्थ हो जाता है। जी मैम। ये एक स्वाभाविक लर्निंग मैकेनिज्म है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये मैं कहूंगी साइकोलॉजिकली या मेडिकली प्रूवन फैक्ट है। आप भी देखेंगे कि जब आप किसी भी चीज को 5 बार पढ़ लेते हैं तो आपको पन्ने याद रहने लग जाते हैं कि उस पन्ने पे उस कॉर्नर में ये लिखा है। जी। तो सबको सबसे पहली टिप तो ये है कि जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोगों बहनों, प्लीज मल्टीपल रिविजन्स करो जी। और अपनी ऐसी फैक्ट फाइल बना के रखो जिसमें आपको लगे कि कंसेप्ट तो मुझे आता है, अब इसमें फैक्ट का अगर मैं स्प्रिंकल कर दूं या फैक्ट को जोड़ दूं तो मेरा उत्तर अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मेंस की तैयारी उस दिन मत शुरू कीजिए जिस दिन आपका प्री का रिजल्ट आया है। जी। आपकी मेंस की तैयारी आप पूरी कंप्लीट करके छोड़िए, उसके बाद में प्री की तैयारी कीजिए और फिर दोबारा मेंस के लिए रिवाइज कर लेंगे तो आप दूसरों से 2 कदम आगे होंगे। जी। जितना लेखन का अभ्यास कर सकते हैं उतना कीजिए। श्री आईपीएस श्री मनोज कुमार शर्मा की जीवनी मैंने पढ़ी, उसमें भी वो लिखते हैं जी। कि जितनी ज्यादा रिम भरोगे ना उतनी ज्यादा प्रायिकता बढ़ जाएगी आपके सफल होने की। मैं सबको कहूंगी कि प्लीज लेखन का अभ्यास कीजिए। हमें नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते और एग्जामिनर को हमारी सिर्फ कॉपी दिखती है, हमारा दिमाग नहीं दिखता। जी। तो कॉपी में जो लिखा है वो उसी बेस पे मार्क्स देगी। तो लेखन का अभ्यास कीजिए कृपया। बिल्कुल मैम। लास्ट सवाल मेरा है कि आरएस के इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? क्या आपको कुछ याद हो तो कुछ शेयर करना चाहोगे मैम? बिल्कुल सर, मुझे मेरे भी सवाल याद हैं और इनफैक्ट अपने सहपाठियों के सवाल भी बहुत सारे याद हैं। आजकल तो व्हाट्सएप और मीडिया पे बहुत सारे ट्रैवल हो रहे हैं और एक बहुत खूबसूरत चेंज हमने देखा 2016 से 2018 वाले इंटरव्यूज में। जी। इस बार बहुत अच्छे एनालिटिकल और पर्सनालिटी टेस्टिंग ओरिएंटेड सवाल पूछे गए। जी। एनालिसिस इतनी सुंदर थी, जैसे मुझसे पूछा गया कि महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं सरकार बनाती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म चल रही हैं, उनको साइकिल्स भी देते हैं, उनको फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और इनफैक्ट फ्री यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, पर फिर भी इतनी बेटियां पढ़ नहीं पा रही। हमारे यहाँ साक्षरता दर इतनी अच्छी नहीं आ पा रही। आप क्या समझती है, कारण बताइए। तो ये समझ का विषय था। उन्होंने मुझसे फैक्ट नहीं पूछे, लेकिन वो समझ का टेस्ट का मतलब आपकी पर्सनैलिटी। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ उस क्षेत्र के बारे में मैं कितनी ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं कितना जानती हूँ। तो उन्होंने मुझसे मेरे क्षेत्र विशेष पे भी बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे झुंझुनू क्यों फेमस है, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके लिए आप किसी भी व्यक्ति को ये कह सकते हो कि हाँ आइए झुंझुनू घूमिए, और या झुंझुनू में इंडस्ट्रीज कम है, आप क्या चैलेंजेस देखते हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जो ऐसे सवाल है वो व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं और इनके लिए सुनने में लगता है शायद बहुत आसान है, लेकिन बहुत सोच समझ के उत्तर देने की आवश्यकता होती है। इस बार क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देकर के। जी मैम। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक बार फिर से, आपने कीमती वक्त निकाला और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू।